हेलो दोस्तों, हम आपका JRMCQ में स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान का 15 MC क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ए, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। बी, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। सी, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। डी, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए, प्रतिभावान शिक्षार्थी कक्षा में होने वाली ऐसी गतिविधियां जो प्रेरणा देने वाली या चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो उनसे उब जाते हैं, क्योंकि ऐसे शिक्षार्थी हमेशा चुनौतीपूर्ण व आगे बढ़ाने वाले विषयों में रुचि लेते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ए, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। बी, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। सी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। डी, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। इसका सही आंसर होगा सी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव है। शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी, बच्चे समस्या समाधान करता है। सी, बच्चे वैधानिक शोध करता है। डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। हमारे ऑप्शंस हैं पहला बी, सी और डी। दूसरा है ए, बी, सी और डी। तीसरा है ए, बी और सी। चौथा है ए, बी और डी। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पहला है बी, सी और डी। बी, सी और डी। बच्चे जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता, समस्या समाधानकर्ता, वैज्ञानिक शोधकर्ता तथा पर्यावरण सक्रिय अन्वेषक होते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, विद्यार्थी में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ए, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। बी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। डी, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए। आइए देखते हैं इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा बी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। संप्रत्यय एक प्रकार की मानसिक श्रेणी होती है जिसमें घटनाओं, अनुभूतियों या विचारों के अर्थ समान होते हैं। इसमें विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उदाहरण देकर समझाना सर्वाधिक प्रभावी विधि है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ए, जहां शिक्षक
एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। बी, जहां मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। सी, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। डी, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, आवश्यकताओं और वे अनुभवों करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। इसका आंसर आप सब कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर होगा डी। यदि प्राथमिक विद्यालय का वातावरण संवेगात्मक आवश्यकताओं जैसे बौद्धिक, प्रेम एवं सामाजिक विकास आदि की पूर्ति करता हो तो बालक उस वातावरण में प्रभावी ढंग से सीखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा 6वां प्रश्न ये रहा। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। बी, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। हमारे ऑप्शंस हैं पहला बी और सी, दूसरा ए, बी और सी, तीसरा केवल बी, चौथा ए और बी। इसका सही आंसर होगा दूसरा ए, बी और सी। ए, बी और सी। बच्चा कौवे को देखकर उसे एक पक्षी कहता है। इससे यह पता चलता है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। साथ ही यह भी पता चलता है कि बच्चे की स्मृति का विकास हुआ है तथा बच्चा अपने अनुभव को भाषा द्वारा व्यक्त कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न ये रहा। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ए, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। बी, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। सी, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। डी, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। इसका सही ऑप्शन होगा सी, इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। बालक में प्रेम रूपी प्रेरणा का विकास तीव्र गति से होता है। अतः जब कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को यह कहती है कि तुम अपना कार्य दूसरे बालक से पहले समाप्त कर लो, तो उस बालक में भीतरी प्रेरणा का विकास होता है और वह प्रोत्साहित होकर कार्य को जल्दी समाप्त कर लेता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा 8वां प्रश्न है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ए, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। सी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी। डी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। हमारा सही आंसर होगा बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। बालक को उसके निर्धारित व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने एवं उसमें निपुणता लाने के लिए शिक्षिका को विद्यार्थी के आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 9वां प्रश्न है। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य
विद्यार्थी को उत्प्रेरित करना होगा? ए. रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यय स्मरण करने में अच्छे बने। बी. दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। सी. ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। डी. सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा डी. सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। शिक्षकों का उद्देश्य या विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होना चाहिए जिससे बालक सीखने के प्रति जिज्ञासु बने तथा नई नई बातें सीखना पसंद करें। ठीक है, चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ए. शारीरिक दंड। बी. व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। सी. प्रतियोगितात्मक कक्षा। डी. निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। हमारा सही ऑप्शन होगा बी. व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण है। इस प्रथा में प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके से सीखता है तथा सीखने की शैली अलग तरह की होती है। आज का 11वां प्रश्न है ये, विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ए. भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर। बी. सिर से पैर की ओर। सी. ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर। डी. सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। हमारा सही ऑप्शन होगा बी. सिर से पैर की ओर। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत सिर से पैर की ओर विकास को आगे बढ़ाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 12वां प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. मध्य बचपन का समय। बी. वयस्कावस्था। सी. प्रारंभिक बचपन का समय। डी. जन्म पूर्व समय। सही ऑप्शन होगा सी. प्रारंभिक बचपन का समय। बच्चों में भाषा विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का समय होता है। इस अवस्था में बालक की अनुभूति सरल, स्पष्ट एवं सही होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ए. वृद्धि और विकास। बी. स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। सी. अनुशासन और पौष्टिकता। डी. आनुवंशिकता और पर्यावरण। इसका सही आंसर होगा डी. आनुवंशिकता और पर्यावरण। लड़की की क्षमताएं आनुवंशिक एवं पर्यावरणीय परिणाम होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समाजीकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं? ए. विद्यालय और पास पड़ोस। बी. विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। सी. परिवार और रिश्तेदार। डी. परिवार और पास पड़ोस। हमारा सही ऑप्शन होगा ए. विद्यालय और पास पड़ोस। विद्यालय और परिवार के निकटतम सदस्य समाजीकरण के गौड़वाहक होते हैं। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जो परिवार से ही आरंभ होता है। बालक परिवार के सदस्यों से अंतः क्रियात्मक संबंध स्थापित करके व्यवहार करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ए. सामाजिक अन्योन्य क्रिया। बी. मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन। सी.
उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। डी संतुलन। हमारा सही आंसर होगा इसका ए सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। इनका मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद एक महत्वपूर्ण आयाम है। यह बालकों में ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।